आपका खैर मकदम है। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल कादिर मुल्ला की फांसी की सजा बरकरार रखने का हुक्म दिया है। जमात इस्लामी के रहनुमा के पास सजा से बचने के लिए अब सिर्फ सदर ममलिकत से रहम की दरख्वास्त का आखिरी मुतबादिल बचा है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जंगी जराइम के कसूरवार अब्दुल कादिर मुल्ला की सजा के खिलाफ अपील को मुस्तरद करते हुए कहा कि उसने अब्दुल कादिर मुल्ला की फांसी के लिए मजीद राह हमवार की है। जुमेरात को अदालत के फैसले के बाद मुल्क के अटॉर्नी जनरल महबूब आलम ने कहा कि अब अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी देने में कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं रही है। রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য ছিল এই রিভিউ পিটিশন মেইনটেনেবল না, এটা চলে না, এবং তা সত্ত্বেও আদালত মেইনটেনেবিলিটির গ্রাউন্ডে শুনেছেন এবং কাদের মোল্লার যে আইনজীবী জনাব রাজ্জাকের কাছ থেকে মেরিটও এই মামলাটির বক্তব্য শুনেছেন। এই বক্তব্য শুনে আজকে দুপুর 12:10 এই কাদের মোল্লার যে রিভিউ পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল এই দুটো রিভিউ পিটিশনই ডিসমিস করে দেওয়া হয়েছে, খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। दूसरी जानिब अब्दुल कादिर के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को इंसाफ से महरूम कर दिया गया है। We are surprised by this judgment and we believe that justice has been denied to our client Abdul Qadir Mullah. He has been sentenced to death on the basis of a single witness who said three things in three different places. We don't know what is in the body of the judgment. We will be able to know it after the full judgment is signed. But whatever the government is minding to do, they should not do anything which is not the sanction of the law, and they should follow the jail codes in its totality. वाज़ेह है कि सन 1971 में बांग्लादेश की आजादी की जंग के दौरान जंगी जराइम के 6 कसूरवारों को मौत की सजा सुनाई गई है। अब्दुल कादिर मुल्ला पहले शख्स होंगे जिनकी फांसी की सजा पर अमल दरामद किया जाएगा। यहाँ ये तस्करा जरूरी है कि अब्दुल कादिर मुल्ला को मंगल और बुध की शब ही फांसी दी जाने वाली थी, ताहम सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत के बाद लम्हे आखिर में उनकी फांसी पर अमल आवरी रोक दी गई थी। जमात इस्लामी के रहनुमा के पास सजा से बचने के लिए अब बांग्लादेश के सदर से रहम की दरख्वास्त का आखिरी मुतबादिल बचा है। अदालत के फैसले के बाद इम्कानी तशद्दुद के पेश नजर मुल्क के हसास मकामात पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जनूबी अफ्रीका में आज भी सैकड़ों अफराद ने साबिक सदर नेल्सन मंडेला का आखिरी दीदार किया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मंडेला को खराज पेश करने वाले गैर मुल्की रहनुमाओं में क्यूबा के सदर राउल कास्ट्रो भी शामिल थे। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत प्रिटोरिया में तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक आज दूसरे दिन नेल्सन मंडेला की मैयत को सुबह सवेरे फौजी अस्पताल से यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फी थिएटर लाया गया। इस दौरान मंडेला के हामियों ने सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर अपने अजीम रहनुमा को खिराज अकीदत पेश किया। एम्फी थिएटर में मंडेला के आखिरी दीदार के लिए तवील कतारें रहीं। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत और मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोगों ने नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जद्दोजहद के अलामत बनने वाले कायद का बसद अकीदत व एहतराम आखिरी दीदार किया। इस दौरान क्यूबा के सदर राउल कास्ट्रो ने भी मंडेला की मैयत के दीदार किए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह है कि मंडेला की जद्दोजहद के दौरान क्यूबा ने भी उनकी भरपूर हिमायत की थी। इस मौके पर सोगवारों ने कहा कि उन्हें जनूबी अफ्रीकी बाशिंदा होने पर फख्र है, जबकि बास का कहना है कि मंडेला की विरासत को मजीद आगे ले जाने की जरूरत है। And what actually moved me is the way it is out here. You know, people are out to see whatever is going with regard to, you know, taking the body of our former president at the place where he's going to lie instead. So I would say I'm blessed being a South African and proudly South African. But I think it's about sustainability, that what we have to do going forward. And the key thing is in terms of being happy and celebrating this moment, what one has to do is we need to learn from it and carry the legacy of Tata. And that's very important in terms of his values and what we need to learn. We need to teach our children how to grow from here, to make a better South Africa for you and I. नेल्सन मंडेला की मैयत को जुमे की शाम तक दीदार के लिए रखा जाएगा
और शनिचर के रोज उनके आबाई टाउन कुनू ले जाया जाएगा, जहां इतवार के रोज पूरे सरकारी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब पेश है तिरछी नजर। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। 10 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। लखनऊ में वाक़े दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। चुनाव नतीजों के अगले दिन दिल्ली के एक अखबार को छोड़कर दूसरे किसी ने भी कमल खिलने का श्रेय नरेंद्र मोदी को नहीं दिया। टीकाकार यही कहते सुनाई दिए कि जीत भाजपा की है, उसके छत्रपों की है, न कि नरेंद्र मोदी की है। ऐसे ही कांग्रेस भी भाजपा की जीत में नरेंद्र मोदी का रोल कम आंक रही है। हकीकत उल्टी है। जरा सोचें, 2 महीने पहले दिल्ली में भाजपा कितनी दुर्दशा में थी। उसका मुकाबले में आना और नंबर 1 पार्टी बनना क्या नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं था? नरेंद्र मोदी ने भाजपा के काडर में दम फूका, कांग्रेस की आलोचना को धार दी, चुनाव को एजेंडा दिलाया। बावजूद इसके अब कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का करिश्मा नरेंद्र मोदी से कम नहीं है। तभी यह कयास है कि भाजपा में अब नरेंद्र मोदी को काटने की राजनीति होगी। क्या यह मुमकिन है? निसंदेह राष्ट्रीय मीडिया और राष्ट्रीय पार्टियों में नरेंद्र मोदी की धमक कम कराने के कई दांव चले जाने हैं। सवाल है, भाजपा और आरएसएस के भीतर नरेंद्र मोदी का जलवा अब कैसा है? लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज आदि क्या सोच रहे होंगे? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं।
कांग्रेस पार्टी में अगले लोकसभा इलेक्शन से कबल कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि कम से कम उन चारों रियासतों में जरूर बदलाव होगा जहां हाल में हुए असेंबली इंतखाबात में पार्टी बुरी तरह शिकस्त से दो चार हुई है। जनरल सेक्रेटरीज के कामकाज भी तब्दील किए जाएंगे, रियासती सुदूर भी तब्दील होंगे और लेजिस्लेचर पार्टी के रहनुमा भी नए मुंतखब किए जाएंगे। यानी 5 महीने के बाद होने वाले इलेक्शन कांग्रेस नई क़यादत के साथ लड़ेगी। दिल्ली में चूंकि शीला दीक्षित खुद नहीं जीती हैं, इसलिए लेजिस्लेचर पार्टी का नया रहनुमा चुना जाना तय है। दिल्ली में चूंकि 5 महीने में ही लोकसभा और असेंबली दोनों इलेक्शन होंगे, इसलिए जयप्रकाश अग्रवाल की जगह नया सदर बनेगा। पार्टी ऐसा चेहरा प्रोजेक्ट करेगी जो डॉक्टर हर्षवर्धन और अरविंद केजरीवाल की साफ सुथरी शबीह का मुकाबला कर सके। इंचार्ज डॉक्टर शकील अहमद को लेकर कशमकश बरकरार है, क्योंकि दिल्ली के मुस्लिम वोटरों ने कांग्रेस का साथ दिया है। राजस्थान की शिकस्त के बाद अशोक गहलोत के भी मरकज की सियासत में जाने पर बहस चल रही है, जबकि रियासती सदर चंद्रभान खुद इलेक्शन हार गए हैं। वहां सदर, लेजिस्लेचर पार्टी का रहनुमा और इंचार्ज के तौर पर गुरदास कामत तीनों को तब्दील किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भी सदर, हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा और इंचार्ज तीनों तब्दील किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में लेजिस्लेचर पार्टी के रहनुमा रविंद्र चौबे भी हार गए हैं, इसलिए नया रहनुमा और चरणदास महंत की जगह नया सदर बनाया जा सकता है। वजीर आजम मनमोहन सिंह बहुत गमजदा और मायूस बताए जा रहे हैं। कांग्रेस जराये के मुताबिक वो इस बात से गमजदा है कि चारों रियासतों में कांग्रेस की खराब कारकर्दगी की तमाम जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली जा रही है। कांग्रेस के कई रहनुमाओं ने दबी जबान में ये बात कही है। पार्टी के शिकस्त का तज्जिया करने वाले इजलास में भी इस पर गौर किया गया कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सबसे ज्यादा हावी रहा और महंगाई व मरकजी हुकूमत के मुबैना बदउनवानी के इशूज की वजह से कांग्रेस शिकस्त से दो चार हुई। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मणिशंकर अय्यर के हवाले से ये खबर सामने आई कि उन्होंने वजीर आजम मनमोहन सिंह को हटाए जाने का मुतालबा किया है। हालांकि उन्होंने फौरन इसकी तरदीद कर दी और पीएमओ को भी वजाहत भेजी, लेकिन जराये का कहना है कि ये कांग्रेस के आम लीडरान की राय है कि मनमोहन सिंह की हुकूमत के सबब चारों रियासतों में कांग्रेस हारी है। मनमोहन सिंह पहले से इस बात से गमजदा थे कि दिल्ली में उनकी इंतखाबी रैली नहीं करवाई गई। राहुल गांधी की 2 रैलियों की नाकामी के बाद वजीर आजम की पहले से तयशुदा रैली को मनसूख कर दिया गया था। कुछ माहिरीन का कहना है कि मनमोहन सिंह की रैली से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान का अंदाजा था, इसलिए रैली मनसूख कर दी गई थी। ऊपर से नतीजों के बाद सोनिया गांधी ने कह दिया कि सही वक्त पर वजारत उस्मा के ओहदे के दावेदार के नाम का ऐलान किया जाएगा। इन तमाम बातों से मनमोहन सिंह परेशान बताए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने फिर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की फिक्र बढ़ा दी है। जिस तरह दिल्ली असेंबली इलेक्शन से कबल दोनों ही कौमी जमातें इस फिक्र में थी कि आपसे किसको ज्यादा नुकसान होगा, वैसा ही कयास फिर लोकसभा इलेक्शन को लेकर शुरू हो गया है। दिल्ली में आप ने कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए कांग्रेसी रहनुमा परेशान है कि अगर लोकसभा इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी ने हर जगह उम्मीदवार उतारे तो उसके वोट बैंक में सेंध लग सकती है। कांग्रेस बाहरी वोटों को लेकर सबसे ज्यादा फिक्रमंदी में मुब्तला है। दिल्ली में दलित और बाहरी वोट थोक में आपके साथ गए, ऐसा मुंबई और दूसरे शहरों में भी हो सकता है। बीजेपी को फिक्र है कि उसका शहरी मुतवस्सित तबके का वोट बिगड़ सकता है। बीजेपी के जो रहनुमा दिल्ली में आपसे सबसे ज्यादा नुकसान का अंदाजा कर रहे थे, उन लीडरान का मानना है कि भले अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली असेंबली में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में वो बीजेपी के वोट काट सकते हैं। इसका सबब यह है कि केजरीवाल के हामियों में एक बड़ा तबका वो भी है जो वजीर आजम के ओहदे के लिए नरेंद्र मोदी को हिमायत देता था। दिल्ली के इलेक्शन के बाद उसे लग रहा है कि आपका जादू चल सकता है, इसलिए वो केजरीवाल पर दांव लगाने के बारे में सोच सकता है। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है, इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। हम जिन्स ताल्लुकात को लेकर अदालत उस्मा के फैसले से यूपीए चेयरपर्सन और कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी काफी मायूस है। सोनिया गांधी ने एक बयान जारी करके कहा है कि अदालत उस्मा की जानिब से दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटे जाने से मायूसी हुई है। कांग्रेस सरबराह ने उम्मीद जाहिर की है कि पार्लियामेंट इस मामले को जल्द ही हल करेगी। सोनिया गांधी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि पार्लियामेंट इस मसले का हल निकालेगी।
हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को आइन की जानिब से दिए गए अख्तियारात का दिफा करेगी, जिसमें वो शहरी भी शामिल हैं जो इस फैसले से बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि हमारे आइन ने हमें एक अजीम विरासत दी है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने हम जिन्स परस्ती को जुर्म मानने से इनकार कर दिया था। हम जिन्स ताल्लुकात को लेकर अदालत उस्मा के फैसले से यूपीए चेयरपर्सन जहां मायूसी जाहिर की, तो वहीं मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने भी कहा है कि हम जिन्स परस्ती को जुर्म की फहरिस्त से निकालने के लिए तमाम मुतबादिल पर गौर किया जा रहा है। चिदम्बरम ने कहा है कि अदालत उस्मा के इस फैसले से हिंदुस्तान वापस 1860 के दौर में चला गया। वहीं मरकजी वजीर कानून कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि हुकूमत इससे मुताल्लिक तमाम पहलुओं पर गौर कर रही है। जन लोकपाल बिल को लेकर रालेगढ़ सिद्धि में समाजी कारकुन अन्ना हजारे का अनशन आज तीसरे दिन भी जारी है। अन्ना का मुतालबा है कि पार्लियामेंट के इसी इजलास में लोकपाल बिल को पास किया जाए। कभी उनके साथ रहे आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की टीम आज रालेगढ़ सिद्धि पहुंची, जहां उन्होंने अन्ना के अनशन को हिमायत देते हुए कहा कि आज भी अन्ना उनके लिए मशाले राह है। केजरीवाल की टीम की जानिब से संजय सिंह, कुमार विश्वास और गोपाल राय ने हिस्सा लिया। वैसे अरविंद केजरीवाल को भी रालेगढ़ सिद्धि जाना था, लेकिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो नहीं जा सके। दिल्ली में मरकजी हुकूमत ने भी लोकपाल बिल को लेकर एक बार फिर संजीदगी दिखाने की कोशिश की है। पार्लिमानी उमूर के वजीर कमलनाथ ने कहा है कि लोकपाल बिल मरकजी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और इसे कल राज्यसभा में लाया जाएगा और फिर इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बिल की मुखालफत करने की बात कर हुकूमत को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। साथ ही पार्लिमानी उमूर के वजीर कमलनाथ ने मजीद ये भी कहा है कि पार्लियामेंट इजलास अपने तयशुदा मुद्दत तक ही चलेगा, इसमें तखफीफ नहीं की जाएगी। डॉक्टर रमन सिंह ने लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ की क़यादत संभाल ली है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर ने रमन सिंह को वजीर आला के ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस दौरान स्टेज पर बीजेपी सदर राजनाथ सिंह, सीनियर रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी वजारत उस्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, डॉक्टर हर्षवर्धन और गोवा के वजीर आला मनोहर पर्रिकर भी मौजूद रहे। साथ ही पंजाब के वजीर आला प्रकाश सिंह बादल के अलावा शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे भी स्टेज पर मौजूद थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश हुकूमत को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने इंतहा पसंदाना सरगर्मियों में यूपी की जेल में बंद मुलजिमीन का केस वापस लेने की सपा हुकूमत की मंशा पर पानी फेर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यूपी हुकूमत को इसके लिए मरकज की मंजूरी लेनी होगी। गौरतलब है कि सपा ने यूपी असेंबली इलेक्शन के वक्त अपने इंतखाबी मंशूर में यह वादा किया था कि हुकूमत बनने पर यूपी की जेलों में बंद इंतहा पसंदी के इल्जाम में अकलियती तबके के नौजवानों से वो केस वापस ले लेगी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए। भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
रियासतों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। 5 महीने बाद दिल्ली में फिर असेंबली के इलेक्शन होना लगभग तय हो गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपने लगभग तमाम पुराने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे, ये भी तय है। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल वाली पोजीशन है। उसके लिए उम्मीदवार तय करना सबसे बड़ा चैलेंज है। पिछली बार कांग्रेस ने अपने तमाम 43 असेंबली अरकान को टिकट दिए थे, जिनमें ज्यादातर शिकस्त से 2-4 हुए और उनमें से भी ज्यादातर तीसरे नंबर पर चले गए। ऐसे उम्मीदवारों को रिपीट करना कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन अगर उनकी टिकट कटी तो वो बागी हो सकते हैं और कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। असेंबली अरकान के अलावा भी कांग्रेस के ज्यादातर उम्मीदवार हारे हुए हैं और तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस में नए रहनुमा के साथ नए उम्मीदवार उतारने पर गौर चल रहा है। कांग्रेस इस बार बराबरी की टक्कर देने की हिकमत अमली तैयार कर रही है। चारों रियासतों में कांग्रेस के हारने और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ब्रांड की सियासत पर अवाम की मुहर सख्त होने से लग रहा है कि दागी और मुजरिमाना शबीह के लिए जान की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी दागी लोगों को सियासत में आने से रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाने के हक में है। तभी बहस चल रही है कि वजारत कानून अदालत उस्मा में दागी लीड जान को रोकने के लिए कुछ ठोस तरीके पेश करेगी। अदालत उस्मा में इस मामले पर एक अर्जी ज़ेरे इल्तवा है। इस पर समाअत के दौरान वजारत कानून ये मशवरा दे सकता है कि संगीन जराइम में फैसला आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि चार्जशीट तय होते ही लीचान के इलेक्शन लड़ने पर रोक लगा दी जानी चाहिए। अदालत उस्मा के एक हुक्म के बाद तीनों अराकीन पार्लियामेंट की रुकनियत जा चुकी है। अगर चार्जशीट होते ही इलेक्शन लड़ने पर रोक लगेगी या फिर रुकनियत चली जाएगी तो मुल्क के बहुत से लीचान के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। प्रदेश के मुद्दों के ऊपर राष्ट्रीय मुद्दों की हवा बनाने में नरेंद्र मोदी कामयाब है। इसी के चलते विधानसभा चुनाव में भाजपा की हवा बनी। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार अपनी लोकप्रियता प्रदेशों में साबित की है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। चारों रियासतों के इंतखाबी नतीजों के बाद बीजेपी के वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी के हवा बनाने और बिगाड़ने दोनों का खेल चल रहा है। नतीजों के फौरन बाद राजस्थान की रहनुमा वसुंधरा राजे ने कहा कि उनकी जीत में नरेंद्र मोदी का किरदार सबसे अहम है। इस तरह की बेबाकी से बाकी तीनों लीडरान ने सेहरा नहीं दिया। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने ये जरूर कहा कि लोग अगले लोकसभा इलेक्शन में भी ऐसे ही वोट डालें ताकि नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाया जा सके। लेकिन उन्होंने खुलकर ये नहीं कहा कि उनकी रियासत में बीजेपी की हवा बनाने में नरेंद्र मोदी का अहम रोल रहा है। रही सही कसर बीजेपी के सबसे सीनियर रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरी कर दी। उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के सर सेहरा देने के बजाय कहा कि रियासतों में बीजेपी के वज़राए आला के कामकाज से मुतमईन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने मोदी के बजाय अपने इलाकाई लीजान के सर कामयाबी का सेहरा बांधा। ये पहले दिन से मीडिया की चलाई हुई लाइन है। नतीजों पर बहस शुरू होते ही दानिश्वर जमात में ये बहस शुरू हो गई कि 4 रियासतों में बीजेपी के शानदार कारकर्दगी में नरेंद्र मोदी का कितना रोल रहा है। मोदी मुखालिफ दानिश्वरों का मानना है कि मोदी की लहर नहीं थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह बीजेपी अपने इलाकाई लीचान के ताकत से ही जीती है। ये शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे की जीत है। उनका मानना है कि ये तीनों बीजेपी के आजमाए हुए इलाकाई रहनुमा हैं। शिवराज और रमन के वजीर आला रहते हुए इलेक्शन जीता गया, जबकि वसुंधरा राजे भी वजीर आला रह चुकी हैं। इस लिहाज से सिर्फ दिल्ली वाहिद रियासत थी जहां बीजेपी अपने आजमाए हुए इलाकाई रहनुमा के साथ इंतखाबी मैदान में नहीं उतरी थी और वहां बीजेपी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आ पाई है। इसी बुनियाद पर साबित किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चला। अगर उनका जादू चलता तो दिल्ली में भी बीजेपी की हुकूमत बनती, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स दिखती है। 3 माह कबल बीजेपी की
की ऐसी कारकर्दगी की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। 3 महीने तो दूर की बात है, इलेक्शन शुरू हो जाने के बाद भी कांग्रेसी रहनुमा अपनी हुकूमत बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे। कांग्रेसी लीडर ने इलाकाई रहनुमाओं की कारकर्दगी को मुस्तरद कर दिया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने रियासतों में रैलियां मुनक्किद करके मरकज की यूपीए हुकूमत के खिलाफ माहौल तैयार किया और बीजेपी के हक में लहर बनवाई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों रियासतों में हुकूमत के खिलाफ लहर नहीं होने का एक सबब ये भी था कि नरेंद्र मोदी ने मरकज की मनमोहन हुकूमत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लहर को बहुत बढ़ा दिया था। इलेक्शन से पहले रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के जलसों और रैलियों के दौरान या उनके इख्तिताम के मौके पर मोदी की रैलियों में जिस तरह से हुजूम यकजा हुआ, उससे बीजेपी को इंतखाबी माहौल तैयार करने में बड़ी ही मदद मिली। सोशल मीडिया और नौजवानों में मोदी की मकबूलियत का फायदा भी बीजेपी को मिला है। इसलिए ज्यादातर सियासी मुबस्सिरीन इस कामयाबी के लिए मोदी का ही रोल मान रहे हैं। अगर बीजेपी के दाखिली सियासत और दानिशवर जमात के तबसरे से कांग्रेस भी इस मुकालते में रही कि मोदी का असर नहीं है, तो अगले इलेक्शन में उसे इसका जबरदस्त खामियाजा अदा करना पड़ सकता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद नरेंद्र मोदी पर चर्चा करेंगे। आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा। 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। विधानसभा चुनाव में जो हुआ, उस सबसे नरेंद्र मोदी पर नए सिरे से फोकस बना है। कांग्रेस अब उनकी चुनौती को बहुत गंभीरता से लेगी, तो भाजपा और आरएसएस में उनसे जले भुने भी ताना बाना बुनेंगे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, जैसे नतीजे आए हैं उसके बाद क्या राष्ट्रीय राजनीति में और भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी अब निर्णायक चुनौती और प्रधानमंत्री पद के अंतिम मतलब एक दावेदार के नाते स्वीकार्य हो गए हैं, या अभी किंतु परंतु है, या भाजपा के छत्रपों को इस जीत का श्रेय देने का सिलसिला चलता रहेगा? निर्णायक चुनौती है जी। इसमें कोई फैसला जो संघ परिवार और भाजपा ने ली है उसमें कोई परिवर्तन होने का भी संभावना नहीं है। देखिए, बार बार ये चर्चा हो रहा है कि चुनाव का जो नतीजा आया है इसमें भाजपा का जीत हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी का इफेक्ट है, लेकिन वेव नहीं है और नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस वाले नहीं, भाजपा के अंदर में भी कुछ लोगों ने कह रहे हैं, मतलब वो ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कह
रहे हैं। मेरा इसमें मेरा अपना जो एनालिसिस है, मैं कहता हूं कि कुछ दिन पहले जब भाजपा का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, मतलब मान लीजिए गोवा बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव के पहले, जब आप कैंपेन कमेटी का भी चेयरमैन नरेंद्र मोदी नहीं बने थे, उस समय भाजपा का क्या स्थिति था, अभी इतने कम समय में इतना मतलब आसानी से तो ये भूलना नहीं चाहिए।